ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर उसे पता नहीं है कि एक कंपनी या बिजनेस को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। हमें कंपनी की एनालिसिस करते वक्त किस अप्रोच से काम लेना चाहिए, हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक फंडामेंटली वीक या स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को कैसे पहचाना जाता है। जब आप गूगल करोगे ना तो कितने सारे नंबर्स है, कितने सारे पैरामीटर्स है, रेशियोज है, जैसे कि एक कंपनी एनालाइज हो सकती है। पर जब आम इंसान एनालिसिस करने जाता है तब उसे समझ नहीं आता कि किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है, कौन से नंबर्स को स्टडी करना है। अगर आपको भी स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बेसिक वे में एक कंपनी की कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं और अपने लिए एक स्टॉक्स का गुलदस्ता बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक फ्रेंडली डिस्क्लेमर कि हम जो भी बात करेंगे, जो एनालिसिस करेंगे, जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इट इज़ जस्ट एन एजुकेशनल पर्पजेज। मैंने 3 सालों में कई सारे कंपनीज के फंडामेंटल्स देखे हैं, उसके रेशियोज को स्टडी किया है, उसके बिजनेस को स्टडी किया है, उसके बेसिस पे मैं कुछ पैटर्न्स निकाल पाया हूँ। बस मैं आपके साथ वही पैटर्न शेयर कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक्स को समझने के 2 तरीके हैं। आम जनता है या HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, या इंस्टीट्यूशनल फर्म्स होती है या फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जो बाई सेल करते हैं। उसके बाद चार्ट बनता है जो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। उस चार्ट्स के बेसिस पे हम कुछ पैटर्न्स निकालते हैं और उसे कहते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। और दूसरा रास्ता है फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब जो भी स्टॉक्स आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं उसके पीछे एक कंपनी होती है, बिजनेस होता है, एम्प्लॉइज होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, वो सब मिलके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। उसके बेसिस पे कंपनी की ग्रोथ नजर आती है। तो बिजनेस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस। जब बात आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, मतलब कोई भी स्टॉक्स आप 1 या 2 साल से ऊपर रखना चाहते हो, तो आपको ये समझना जरूरी हो जाता है कि जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे उसका बिजनेस क्या है, उसके क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स है, उसका फ्यूचर क्या है, कंपनी कौन से सेक्टर में है या कितनी स्पीड से ग्रोथ कर रही है, उसके जैसी जो भी कंपनीज है वो क्या बिजनेस करती है, किस तरीके से करती है, उसके क्या फंडामेंटल्स है। हमारे स्टॉक मार्केट में 6000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, तो उनमें से आप कैसे स्टॉक्स निकालोगे? तो उसके लिए आपको चाहिए सॉलिड प्रोसेस। हम इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल तरीके से स्टॉक्स को फाइंड करेंगे। हम बेसिक रेशियोज को समझ के कुछ अच्छे स्टॉक्स निकाल पाएंगे। सिर्फ फंडामेंटल्स जानने से आप किसी भी स्टॉक्स में डायरेक्ट सीधा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, पर आप बेसिक आइडिया लगा सकते हो। आपके पास दूसरों के कंपैरिजन में अच्छे स्टॉक्स होंगे। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास स्टॉक्स का ढेर है, उसमें से कुछ अच्छे स्टॉक्स आपके पास है। उसके बाद आप चार्ट्स देख के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है ऐसी वेबसाइट पर जो कंपनी के डेटा और डिटेल्स पब्लिश करती है, जैसे कि टिकर टेप, स्टॉकेज, टिकर। सबसे पहले हम गूगल पे आते हैं stockage.com पे और यहाँ पे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। इस सर्च बार में आप कोई भी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम सर्च करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। हम अभी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सारे ऑप्शंस हम डिस्कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लोर टैब में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसमें सिर्फ आपको 2-3 ऑप्शन की ही ज़रूरत है। न्यूज़ और अपडेट सेक्शन में किसी भी स्टॉक्स में कोई भी न्यूज़ होता है या कोई डील्स होती है, जो भी न्यूज़ फ्यूचर ओरिएंटेड है या कोई कंपनी को डील्स मिली है या कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट मिला है, उसमें चांसेस है कि वो स्टॉक्स बढ़ सकता है, या किसी भी स्टॉक्स के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो स्टॉक्स गिर सकता है। और ख़ास करके ऐसे न्यूज़ जिसमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, सपोज उसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ने वाली है या कंपनी को कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिससे कंपनी की रेवेन्यू बढ़ने वाली है, तो वो स्टॉक आज ही बढ़ना स्टार्ट कर देगा। इतने सारे सेक्टर्स है और किसी भी सेक्टर्स को आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर जितने भी सेक्टर्स है, सब सेक्टर्स, उसमें से भी आप स्टॉक्स को निकाल पाओगे। तो आई थिंक दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ दिस ऐप, क्योंकि सेक्टर के बेसिस पे कंपनी कैटेगराइज करना काफ़ी आसान हो जाता है। ओके, तो ये हो गई एक बेसिक बात। अब हम किसी भी कंपनी को उठाते हैं और उसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देश की जो टॉप कंपनीज है उसके बारे में बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज। सबसे पहले आपको देखना है कि ये कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो रिलायंस क्रूड ऑयल से बिलोंग करती है।
और उसकी इंडस्ट्रीज है रिफाइनरीज। और आपको सीधा आ जाना है फंडामेंटल्स के टैब पे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। आपको लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना है तो रिजल्ट्स टैब में आप आ सकते हो। हमें सिर्फ काम है रेशियोज से, तो रेशियोज की टैब में जब आप राइट साइड पे देखोगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड का मतलब है कि जो भी कंपनी है उसकी जितनी भी सब्सिडरीज है उन सबको मिला के जितना प्रॉफिट होता है, जितना लॉस होता है, जो भी बैलेंस शीट बनती है, उस सबको मिला के जो रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं वो कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में पब्लिश होते हैं। और स्टैंड अलोन का मतलब है कि कंपनी की जितनी सब्सिडरीज है उसके सेपरेट रिजल्ट्स होते हैं। तो कोई भी कंपनी के बारे में आप देख रहे हो तो आपको कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में ही देखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रेशियोज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब 3 महीने के बाद रिजल्ट आता है तो जो एक्शन होने वाला होता है वो तो हो चुका होता है, स्टॉक ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका होता है। पर एक नॉर्मल इन्वेस्टर और कर भी क्या सकता है, ना तो मैनेजमेंट को जानता है, ना तो कंपनी के अंदर की बात जानता है, ना उसको कंपनी के बारे में और डिटेल में कुछ पता है। तो रेशियोज को आप बेहतर तरीके से समझ लोगे, एटलीस्ट आप अच्छे स्टॉक्स तो निकाल पाओगे। और बहुत लोग ये भी कहते हैं ना कि आप डेली जो भी सर्विसेज या बिजनेस का यूज करते हो या प्रोडक्ट्स का यूज करते हो उसी स्टॉक्स को ले लो। ये आइडिया मुझे वाहियात लगता है। हर इंडियन को पता है कि मैगी ज्यादा खाई जाती है या सिगरेट ज्यादा पी जाती है। सबको पता है कि हर कोई कोलगेट यूज करता है, हर कोई अदानी का तेल यूज करता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सब स्टॉक्स हम ले लें। नेस्ले का ग्रोथ देखोगे तो वो 10 से 11% के आसपास होता है। तो उसे तो कई बेहतर कंपनीज है जो इस रेशियोज के बेसिस पे आप निकाल पाओगे, जो उसे भी ज्यादा प्रॉफिट करती है, जो उसे भी अच्छा ग्रोथ करती है। ये है ना एक हाइप बना दिया है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो बस उस स्टॉक्स को ले लो, जो कार यूज करते हो वो ले लो। तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि हम मारुति सुजुकी ले लें। वैसे मारुति के स्टॉक से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारे पैरामीटर्स है और हर कोई अपने तरीके से पैरामीटर डिफाइन करता है कि ये अच्छा है तो ले लो, ये न्यूज अच्छी है तो ले लो, ये कंपनी को इस प्रोजेक्ट मिला है तो ये ले लो। टाटा पावर अगर हर जगह चार्जिंग स्टेशन बनाने वाला है तो टाटा पावर ले लो। अरे ये कोई तरीका थोड़ी होता है स्टॉक्स को लेने का। आप कंपनी के फंडामेंटल्स प्रॉपरली समझो, तब आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स हैं। ओके, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आप देखो तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हैं। रिटर्न रेशियोज में आप देखोगे तो सबसे पहला है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपल मतलब है कि कंपनी के पास जितनी भी इक्विटी है, मतलब कंपनी के पास जितने भी अमाउंट के शेयर्स है, उसके बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करती है। मतलब कि मैंने मेरे दोस्त की कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो मेरा दोस्त 1 साल के अंदर में उस 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए प्रॉफिट जनरेट करता है, तो उसका मतलब है कि उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 10 है। ये बात मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे बता रहा हूँ। इंडिया की जो टॉप ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज है, जिसमें ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव है, जिसमें फ्यूचर है, तो उस कंपनी का ROE 25 से ऊपर ही होगा। और जो कंपनी 10 से लेके 25 के बीच में ROE जनरेट करती है वो भी अच्छी कंपनी ही होती है। पर हाँ, वो भी है कि 25 से ऊपर कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट क्वार्टर में 25 है और उसके पिछले क्वार्टर में 5 है। तो इस हिसाब से रिलायंस ROE करता है 9 के आसपास, डिसेंट एवरेज कंपनी। इस सेक्शन में सिर्फ आपको ये एक ही पैरामीटर को काउंट करना है। अब बात करते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है। कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उसमें सारे खर्चे, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, वो सब काट कूट के बाद जो मिलता है उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो हम सीधा देखेंगे पेट मार्जिन को, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी के पास कितना मार्जिन बचता है। अगर कोई कंपनी 100 रुपए का माल बेचती है तो सब खर्चे, टैक्सेस निकालने के बाद कंपनी नेट में कितना घर पे लेके जाती है। तो जैसे आप देख सकते हो रिलायंस का पेट मार्जिन है 7.56, मतलब 100 रुपए का अगर रिलायंस कोई माल बेचता है तो वो 7 रुपए के आसपास कमाता है। ये सारे ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। अर्निंग्स पर शेयर, EPS कंपनी की कितनी है, कंपनी का बुक वैल्यू कितना है, पर ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड वे में एनालिसिस कर रहे हो तो ये सारे रेशियोज को आपको देखना चाहिए। पर एक ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास इतना टाइम नहीं है तो बेसिक वे में भी आप कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आता है डेज ऑफ पेएबल्स एंड डेज ऑफ रिसीवेबल्स। ये इंपॉर्टेंट नंबर है। कंपनी 100 रुपए का अगर किसी को माल बेचती है तो कितने दिन में वो पैसा कलेक्ट करती है कस्टमर्स, और जब रॉ मटेरियल खरीदती है
तो कितने दिन में वो पैसे सप्लायर्स को देती है। जो डेज ऑफ रिसीवेबल्स है उसका मतलब है कि कंपनी कितने दिन में पैसे कस्टमर से लेती है, और डेज ऑफ पेएबल्स है उसका मतलब है कि कितने दिन में कंपनी सप्लायर्स को पैसा देती है। तो आइडियल वो बिजनेस होता है जो कैश में माल बेचे और क्रेडिट में माल खरीदे, राइट। तो हम थर्ड लेवल की बात करते हैं, ग्रोथ। तो कंपनीज में कितनी ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, ये सब के बारे में। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो 26, और यहाँ पे आप 10 इयर्स का डेटा भी देख सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये चार्ट खुल जाएगा। कंसिस्टेंटली आप देखो तो कुछ सालों को छोड़ के कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ता ही रहा है। पर सिर्फ सेल्स ग्रो होने से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी, क्योंकि सेल्स तो कोई भी कर देता है, पर प्रॉफिट जब निकालने की बात होती है तो बहुत सारी कंपनीज निकाल नहीं पाती है, राइट। जैसे कि आजकल के बहुत सारे नए स्टार्टअप खुल चुके हैं, उसके सेल्स तो बहुत अच्छे हैं, नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है, पर प्रॉफिट नहीं है। तो कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट करने के लिए नहीं किया जाता है तो उसका लॉजिकली तो कोई मतलब नहीं है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ आप रिलायंस में देख सकते हो 11 के आसपास है, और इसको अगर आप एक्सपांड करके देखो तो कंसिस्टेंटली उसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। तो इट इज अ गुड कंपनी आप कह सकते हो। तो फोर्थ सेक्शन में बात करते हैं कि कंपनी की सॉल्वेंसी क्या है। तो डेट टू इक्विटी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी ने बिजनेस करने के लिए कितना डेट उठाया है। आइडियली ये बिजनेस अच्छा होता है जो ज्यादा डेट नहीं लेता और खुद के पैसों से बिजनेस खड़ा करता है। जब आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी देखोगे तो जो प्रॉफिटेबल और बूटस्ट्रैप स्टार्टअप होते हैं उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। तो एज एक्सपेक्टेड रिलायंस ने इतना डेट नहीं लिया है। अगर ये रेशियोज 10 से ऊपर है या 8-10 से ऊपर है तो हम इसे क्रिटिकल मान सकते हैं। एंड कंसिस्टेंटली रिलायंस ने अपने डेट को कम करने की ही कोशिश करी है। इस सेक्शन में सिर्फ एक रेशियोज ही आपको देखना है। उसके बाद आते हैं कि कैश फ्लो रेशियोज। इस सेक्शन में स्पेसिफिकली आपको फ्री कैश फ्लो ही देखना है। इसका मतलब है कि बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कंपनी के पास इनफ कैश फ्लो है कि नहीं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलायंस के पास कैश फ्लो नेगेटिव में है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी उस कैश को कहीं और यूटिलाइज कर रही है। अगर बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक बैठते हैं तो ये रेशियोज को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन रेशियोज में आपको कुछ ज्यादा देखने की जरूरत तो नहीं है, पर खास करके पी के बारे में हर कोई बात करता है कि आपको इस स्टॉक्स को लेना चाहिए क्योंकि इसका पी इतना है, अगर पी कम है तो लेना चाहिए वगैरह वगैरह। पर मैं इतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग, मतलब कि कंपनी की जो भी अर्निंग है उसके कंपैरेटिवली उसकी प्राइस क्या है। ये भी हो सकता है कि कंपनी की अर्निंग है ही नहीं और प्राइस काफी हाई है, जैसे कि पेनी स्टॉक्स में होता है, मैनिपुलेटेड स्टॉक्स में होता है। तो यहीं आके लोग फंसते हैं। तो बेसिकली आपको पी को इस तरीके से देखना चाहिए कि अगर कंपनी की अर्निंग भी सही है और उसका पी भी काफी उसे बैठता है तो वो स्टॉक्स अच्छा है। और उसे बेहतर ये है कि कंपनी की अर्निंग काफी अच्छी है पर पी कम है, तो प्राइस कम है और अर्निंग अच्छी है, उसका मतलब उसमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव है। मतलब कंपनी कर रही है 30 के ऊपर ROE और पी उसका है 10, तो कंपनी अच्छी है। सिंपल एज दैट। तो हम 5 टाइप्स के रेशियोज के बारे में हमने बात करी। तो अब हम उस रेशियोज को डिफरेंट कंपनीज के ऊपर लगाएंगे, उसके बेसिस पे आपको कुछ पैटर्न्स नजर आएगी, तो तब आपको एक कंप्लीट पिक्चर क्लियर होगा। ओके, वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं पर हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम सारी कंपनीज को एनालाइज करेंगे, पर डिफरेंट सेक्टर्स के कुछ कंपनीज के बारे में हम बात करेंगे। तो आईटी कंपनी की टॉप कंपनी जो है TCS या टाटा एलेक्सी ले लो आप। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है सेक्टर, तो IT, राइट। IT सॉफ्टवेयर में स्पेसिफिकली काम करते हैं। उसको और डिटेल में देखो तो AI में भी ये काम करती है। फंडामेंटल्स में सीधा आ जाना है आपको रेशियोज के ऊपर। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी देखो 40 के आसपास है, मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। 10 ईयर्स का डेटा देखो तो ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है। उसके बाद एफिशिएंसी, तो पैट मार्जिन आप देख लो 24 के आसपास है, मतलब 100 रुपये का माल बेचती है तो 24 रुपीज़ कमाती है, तो इट इज़ एक्सेलेंट। कंपनी की नेट सेल्स देख लो 27, मतलब कंटिन्यूसली अप है। मैं आपको इस कंपनी का चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये कंपनी यहाँ से लगभग 2020 में 1200 के प्राइस पे थी और यहाँ पे कितनी है आप देख सकते हो। 2 साल में टाटा एलेक्सी के शेयर ने लगभग 500% का रिटर्न किया है। दिस इज द पावर ऑफ फंडामेंटल्स। आप पहले कंपनी को फंडामेंटली देखो और उसके बाद चार्ट्स देखो, तब आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगा, राइट। अब आप प्रॉफिट ग्रोथ देख लो कंपनी का,
37। सॉल्वेंसी रेशियोज में हम देखते हैं तो कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, तो इट इज़ एन एक्सेलेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कैश फ्लो, तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है, तो इट इज़ अगेन एन एक्सेलेंट पॉइंट। वैल्यूएशन को आप देख लो तो P49 है, तो उसका मतलब है कि कंपनी के पास अर्निंग्स भी है और P भी ज़्यादा है, तो ये महंगी कंपनी है। पर महंगी है तो और भी महंगी होगी। मार्केट का नियम है कि जो सस्ता है वो और सस्ता होता है और महंगा है वो और महंगा होता है। ऐसे ही IT की एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं जो मिड कैप है, KPIT टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक काफ़ी मुझे पसंद था, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की देख सकते हो, इट इज़ 26, एक्सेलेंट राइट। कंपनी का पेट मार्जिन आप देख सकते हो 11, विच इज़ डिसेंट। ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइप के स्टॉक्स में। आप सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की देख सकते हो 38 के आसपास है। कंपनी के पास डेट टू इक्विटी 0.03 है, मतलब काफ़ी कम है। कैश फ्लो में आप देख सकते हो तो फ्री कैश फ्लो भी है, तो कंपनी का P काफ़ी हाई है। और इसका चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, KPIT टेक्नोलॉजीज, तो उसका चार्ट आप देख सकते हो, आपके आंखों के सामने ये वीकली चार्ट है। मार्च 2021 से 198 की प्राइस के ऊपर था। आप उसका परसेंटेज वाइज रिटर्न काउंट करोगे तो इट इज़ 9 टाइम्स, मतलब 9 गुना। 2 साल में ये स्टॉक 9 गुना हुआ है। आप खुद ही देख लो, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है जिसमें ये सारे फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके चार्ट्स बेहतर होंगे ही होंगे। उसके बाद एक और स्टॉक्स है जो अल्कोहल सेक्टर में काम करता है, VBL। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। उसके फंडामेंटल्स देखते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लो 33, विच इज़ एक्सेलेंट। ROE अच्छी कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी का पेट मार्जिन देख लो आप खुद 11, विच इज़ डिसेंट और कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। 10 साल का डेटा आप देख सकते हो। कंपनी की EPS ग्रो हो रही है और डेज ऑफ पेएबल्स एंड रिसीवेबल्स आप देख सकते हो। ग्रोथ रेशियोज में आते हैं, नेट सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो 49, विच इज़ एन एक्सेलेंट कंपनी राइट। नेट प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो 107। ये एक्चुअली पिछले क्वार्टर के हिसाब से ही होगा आई थिंक। डेट टू इक्विटी है ही नहीं, मतलब 0.72। कैश फ्लो नेगेटिव है पर कोई बात नहीं, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं अभी के लिए। P आप देख लो तो उसका P है 57, विच इज़ क्वाइट हाई। और हम 1-2 साल पहले देखें तो उसका P 35 के आसपास था और अभी हाई है। तो हम इसका चार्ट भी देख लेते हैं। इस टाइम पे स्टॉक्स की प्राइस थी 190 के आसपास और अब खुद ही देख लो 6 टाइम्स राइट। 6% की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 टाइम्स 600%। जिसके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे उसके चार्ट्स भी अच्छे ही होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यार कंपनी ग्रोथ करती है तो हर किसी को दिखता है राइट। उसके बाद एक और कंपनी है जो काफ़ी फेमस हुई है, IRFC, और उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो 14-15 के आसपास है, विच इज़ डिसेंट। इसके पेट मार्जिन बहुत अच्छा है, 26 के आसपास है। नेट सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो 17 के आसपास है, विच इज़ डिसेंट। एंड EPS ग्रोथ भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, फिर भी इस कंपनी इतना ग्रो हुई है। ये आप चार्ट देख सकते हो, पिछले 6 महीने में 4 टाइम्स, पिछले 1 साल में 4 गुना हुई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, मतलब आप 6 महीने के लिए कोई स्टॉक्स होल्ड करते हो, तो आपको फंडामेंटल्स पे ही डिपेंड नहीं रहना है। पर अगर आप 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए स्टॉक्स को लेना चाहते हो तो आपको ज़रूर से फंडामेंटल्स देखने हैं। उसमें से जो बेस्ट कंपनीज है उसको फिल्टर करके आपको चार्ट्स देखने हैं राइट। चलो कोई और कंपनी देखते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक। रिटर्न इक्विटी आप देख सकते हो 6, ठीक ठाक है। नेट सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो 75, ये काफ़ी बड़ा है 2 साल में, क्योंकि पिछले कई सालों से ग्रोथ नहीं था पर अभी हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि स्टॉक प्राइस बढ़ी हो। तो आप वीकली देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस रिसेंट ग्रोथ से बढ़ी है। 61 की प्राइस थी नवंबर 2021 में और डबल हुआ है। जिसका जैसे फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से ग्रोथ होगा। दूसरी चीज़ है कि सिर्फ प्रॉफिट्स बढ़ने से या सिर्फ ग्रोथ बढ़ने से कंपनी की प्राइस ग्रो नहीं होगी। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी की सेल्स बढ़ गई है राइट। सेल्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होगी कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो सेंटिमेंटली लोग उसे खरीदते हैं। तो अगर कोई स्टॉक्स की प्राइस 3-4 महीने में काफ़ी बड़ी है, उसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटली भी वो अच्छी कंपनी है। पर अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है तो उसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में वो अच्छा परफॉर्म करेगी ही करेगी। अब हम कुछ खराब कंपनियों को भी देख लेते हैं, जैसे कि एक ब्लेंडर था यस बैंक का,
और काफ़ी सारे लोग इसमें फंसे थे। तो इसके फंडामेंटल्स आज कैसे हैं ये देख लेते हैं। एज एक्सपेक्टेड देख सकते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं, एफिशिएंसी में आप एनपीए का डेटा ही नहीं इन लोगों ने दिया है, ना कंपनी का ईपीएस ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ तो माइनस में है। ये सब देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिर्फ उसका चार्ट्स देख लो। बहुत सारे लोग वहाँ पे फंस चुके थे। जो खराब कंपनीज होती है उसके लक्षण पहले से दिख जाते हैं। वैसे ही सेम एक स्टॉक था बीसीजी ग्रुप, जिसने तो अपने बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को ही फज किया था। सिर्फ स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट करी है कुछ टाइम में। तो ऐसे आपको सिर्फ स्टॉक प्राइस पे विश्वास नहीं करना है अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, और खास करके आप नए हैं और आपके पास कैपिटल कम है तो प्लीज़ आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग ही ना करें तो बेहतर है। किसी और की बात सुनी हुई या किसी और के टिप्स है या न्यूज़ में दिखी हुई कोई बात है तो उसे आप कोई स्टॉक ले लोगे और आप फंस जाओगे। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से स्टॉक का एक वॉच लिस्ट निकालें और जो भी अच्छी कंपनीज हैं वो फाइंड आउट करना स्टार्ट करें। उसका एक बेहतरीन तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल पे आपको आना है ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर्स पे। ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर पे जब आप आओगे तो लेफ्ट साइड पे आपको 3 डॉट मिलेंगे। यहाँ पे आपको आना है प्रोडक्ट्स में और स्क्रीनर्स, और इसमें आपको यूज़ करना है स्टॉक 2.0 वाला स्क्रीनर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्केट में इंडिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे सर्च करना है एक्सचेंज NSE और BSE। तो इसमें आप NSE क्लिक कर लो। यहाँ पे आपको आना है ROE पे। ROE आपको सेट कर लेना है 25 से अबोव जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपको दिखा देगा। और भी आप फिल्टर कर सकते हो यहाँ से। तो खुद आप पैटर्न ऑब्जर्व करते हो और उसके बेसिस पे कोई और रेशियो है तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अब आपके सामने 127 कंपनीज है, तो उसमें से कुछ 10-15 कंपनी अच्छी निकालनी हो तो वो कितना मुश्किल है, कुछ भी नहीं। पर सोचो अगर 2000 में से निकालनी है तो इट्स टफ, राइट। तो इतने सिंपल पैरामीटर्स को देख के भी आप बेहतरीन कंपनीज को निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो रेशियो है अपने आप में इतने पावरफुल है कि ये कंपनी की ग्रोथ, उसके प्रॉफिट्स, ये सारी बातें कंबाइन करके दिखाता है। तो क्या इतना सिंपल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना? नो, ऑफ कोर्स नॉट। पर ये फर्स्ट लेवल की फिल्टरिंग है। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, आप देखोगे तो कहीं और से रेशियोज लाते हैं, कोई और रेशियोज के बारे में बात करते हैं। इतने सिंपल तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट रेशियोज है उसको कभी वो टच ही नहीं करते हैं। पहले फंडामेंटल्स देखने से आपको एक डिसएडवांटेज जरूर हो सकता है कि जब रिजल्ट्स आए और स्टॉक प्राइस ऑलरेडी अप हो, तो उसके बारे में मैंने बात करी है कि अगर आपको 6 मंथ से या उससे नीचे कोई ट्रेडिंग करनी है तो ये सारे रेशियोज को कंसीडर ही मत करो। इस सारे डिस्कशन से या सारी बातों से आपको कुछ वैल्यू मिली, आपने कुछ सीखा है और आप उसे अप्लाई भी करोगे, राइट। तो इस वीडियो को सिर्फ आप अपने पास ही मत रखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस करनी नहीं आती, जो कंफ्यूज्ड है। मैंने ये सारी चीज़ें 3 साल के एक्सपीरियंसेस से सीखी है। तो इस वीडियो को बनाने में मेरी भी मेहनत लगी है, तो मैं आपसे एक शेयर तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।